हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी? हेलो। थैंक यू मारिया। थैंक यू आयशा। टुडे आप आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। और अभी तक के जो भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उनमें हम फूड एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करते आ रहे हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा की तरह रहेगी कि इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन लिसनिंग एंड इफ़ यू एनी डिफ़िकल्टी इन तो आप प्लीज़ मुझे राइट डाउन कीजिए, आप मुझे लिखिए ताकि मुझे पता चले, राइट? So that's the only connection which I am having with all of you. So I will be really thankful कि आप मुझे informed रखें। So अभी तक की जो भी हमने lectures लिए हैं, it's been almost तकरीबन हमने अपने जो 3 से 4 लेक्चर्स हमारे इस पे डिज़ाइन हुए हैं उसमें हम रिवीजन कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन। एंड वी हैव ट्राइड टू डू आवर लेवल बेस्ट कि हम जो है वो बेसिक न्यूट्रिशन जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उन सबको हमने थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू में हम देखते हुए चल रहे हैं, इन विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज एज फार एज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके अवेलेबल हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल। We have seen trace elements as well in detail in the last our lecture. So now we are coming up to the problems and solutions. Okay, what are the problems which the food and nutrition can develop in the body of a human being, or how what type of solutions we need to find out. So today we are going to stress most of the things which are very interesting and as far as equally important as far as your final examination is concerned. आपको इन्हीं चीज़ों के साथ जो है वो आपका रहेगा इंटरेक्शन जो है वो आपकी क्लिनिकल लाइफ के अंदर भी, बिकॉज यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन थिंग्स जो है वो हैपनिंग, उनसे जुड़ी डिजीजेज, उनसे जुड़ी डेफिशिएंसीज को आप ज़रूर देखेंगे जब आप क्लिनिकल साइट पे बैठेंगे. So let's begin with the lecture. So today's the main important contents are nutritional problems in public health, nutritional factors in selected diseases, and assessment of nutritional status. So what do you think about it? क्या नजर आ रहा है पिक्चर के लिए? It's an interesting one. The child is looking towards cupcakes. Don't you think that we are standing at the point जहाँ पे हमें अपनी सोच को, अपनी choices को बदलने की जरूरत है? कितने लोग agree करते हैं इससे? How many of you agree? जी, आज मुझे आपका इंटरेक्शन चाहिए होगा एज लॉन्ग एज आप हमेशा करते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इसी तरह का है कि आप उसको लाइट लेके पढ़ें और वो आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करता जाए. जी प्लीज.
How many of you agree कि हाँ जी हमें अपनी choices के ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है या हम बिल्कुल ठीक healthy food खाते हैं? Are you all there? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, Ali. There is almost more than 80%. 80% हमें से ज़्यादा हमें need of changing these situations. ठीक है, हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारे हालात जो हैं वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हम अभी क्लिनिकल स्टडीज में देख जितनी भी प्रॉब्लम्स हम क्लिनिकल स्टडीज में देख रहे होते हैं देयर इज ऑलवेज सम डिफिकल्टीज एंड देयर इज ऑलवेज सम प्रॉब्लम जो कि जुड़ी होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ और नॉट द ओनली डेफिशिएंसीज देयर इज अनदर वे कि जब हम किसी चीज की एक्सेस खा रहे होते हैं तो वो भी प्रॉब्लम होती है सो नाउअडेज व्हाट वी आर टेकिंग इन एक्सेस इन आवर फूड्स दैट इज रिफाइंड फूड ठीक है रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड वन ठीक है ये चीजें जो है वो डिफिकल्टी का शिकार हमें करती हैं सो लेट्स जंप अप टू दी presentation. So let's see the nutritional public health in problems in public health. So there is low birth weight, undernutrition, malnutrition, xerophthalmia, nutritional anemia. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का डेफिनेटली क्वेश्चन है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एंडेमिक फ्लोरोसिस एंड लेथार्जिज्म सो दिस ऑल इज इम्पोर्टेंट जहाँ तक आज हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक है यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशंस भी हैं छोटी छोटी कनेक्शंस भी हैं और सारी ही अपनी जगह इम्पोर्टेंट है लो बर्थ वेट के बारे में कहा जाता है कि इफ द बेबी हैज बीन लाइक उसकी जो बर्न हुई है और उसका जो बर्थ वेट है इट इज इफ इट इज लेस देन 205 2500 ग्राम्स से कम है तो डेफिनेटली जो है वो लो बर्थ वेट के अंदर उसको काउंट करेंगे फिर उसकी मजीद कैटेगरीज भी हैं कि जो है वो उसको हम वेरी लो बर्थ वेट क्या कहते हैं क्या वो अभी हम आके देखते हैं लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो पब्लिक हेल्थ में डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आ रहा है इट इज़ कंसर्न विद लो बर्थ वेट और इसके कॉजेज भी वही हैं जो हमने पहले भी अपने एमसीएच के लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैटरनल मेल न्यूट्रिशन अगर अब मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है और वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है तो ऑल time of the pregnancy they should be having this problem which is low birth weight baby hard physical labor during the pregnancy infective illnesses could be another thing so short maternal stature short maternal stature could be the problem right so this is another thing which हम देख सकते हैं कि उसमें कुछ young age है high parity है smoking है birth interval है ये तमाम चीजें associate करती हैं कि बच्चा जो है वो low birth weight के साथ पैदा है अंडर न्यूट्रिशन की एक साइकिल है जिसको आप यहाँ एक साइकिल में भी देख रहे होंगे अगर आप फॉलो करें तो आपको नजर आएगा कि द फर्स्ट वन व्हिच इज बीइंग मार्क्ड you just follow my cursor inadequate in dietary intake obviously if the problem start from here then there is weight loss growth faltering immunity कम होगी mucosal damage होंगे जब यही चीजें होंगी तो diseases जो occurrence है उसमें increment आएगा जब ये इंक्रीमेंट आएगा तो डिजीज की ड्यूरेशन और सिवियरिटी बढ़ेगी और सिमिलरली विद दैट थिंग द एपेटाइट लॉस न्यूट्रिएंट लॉस मैल एब्जॉर्प्शन जो है वो डेफिनेटली वहाँ पे हो जाएगी और उसके बाद फिर से इनएडेक्वेट डाइटरी इनटेक है और फिर ये विशियस सर्कल जो है ये चलता चला जाता है so as far as the person who is having this issue in his or her life so she or he may be having the undernutrition अब हम और मजीद देखते हैं इन्फ्लुएंसेस क्या होंगे इसकी जनरेशन टू जनरेशन
अब एक जनरेशन है उसमें आपने देखा कि द फर्स्ट वन, जस्ट चेक आउट द फर्स्ट वन, गर्ल्स न्यूट्रिशनल स्टेटस एट puberty। अब उसका puberty पे कैसा है, if she is malnourished, और फिर if you look around at the nutrition status of the woman with childbearing age, तो वो definitely वहाँ पे भी उसका malnourished ही रहेगा, ठीक है ना। और फिर वो न्यूट्रिशन स्टेशन जब वो प्रेगनेंसी के दौरान आएगी, लैक्टेटिंग मदर आएगा तब भी, और अब वो जब वो छोटा सा बच्चा आया है दुनिया में तो वो भी जो है वो प्रॉब्लम में, ठीक है जी। So this is the only problem which can happen. Kindly stop showing your videos. So right, and yes. So यहाँ पे जो हमारा बेसिक कंसर्न है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर बात है। इफ इट इज हैपनिंग wrong in the generations, so it will transfer to the generation because the thing will start from the mother and it will go directly to the baby, right? So let's go on the another one. मेजरमेंट हम कैसे करनी है, वही हमने जो पहले भी डिस्कस किया था कि एंथ्रोपोमेट्री कहलाती है। आप उसको इनएक्सपेंसिव एंड नॉन इन्वेसिव है, ऑब्वियसली आप हाइट वेट मेजर्स लेके उसको कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ट्स के ऊपर डाल के और आप निकाल लेते हैं कि ये इसकी जो न्यूट्रिशन है या जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, वेट फॉर एज है, लेंथ फॉर एज, ये तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें मेजरमेंट आती हैं आपकी अंडर न्यूट्रिशन के। So, अब आप यहाँ पे आ जाए टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन क्या है। टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन में दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट चार्ट, इसके ऊपर काफ़ी सारे आपके बेसिस पे जो है वो आपके एमसीक्यू भी कंस्ट्रक्ट हुए हैं। होता क्या है कि एक इंसान जिसकी नॉर्मल हाइट है और नॉर्मल वेट है, आप फॉलो करें मेरा कर्सर, आर यू फॉलोइंग माई कर्सर? जी, तो यहाँ पे ओके, थैंक यू अली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मल हाइट और वेट है, तो आपको इस तरीके से उस पर्सन की एक प्रॉपर बॉडी फिजिक और बॉडी प्रॉपर बॉडी हाइट जो है वो नजर आ रहा है। अब आप इसके बिल्कुल बराबर में देखिए विच इज वेस्टिंग। वेस्टिंग में क्या है, लो वेट फॉर हाइट है, उसने हाइट तो अपनी एक एक्चुअल अक्वायर कर ली उस एज के हिसाब से, लेकिन उसका जो वेट है वो कम है, तो इसको हम वेस्टिंग की कैटेगरी में डालते हैं। whenever you will talk about this stunting, ठीक है, जब आप स्टंटिंग को देखेंगे तो ये आपको स्टंटिंग जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। स्टंटिंग में क्या मसला है कि लो हाइट फॉर एज, यानी कि एज तो उसकी इतनी है कि उसकी हाइट ऑलमोस्ट यहाँ तक होनी चाहिए, बट ये जो पोर्शन है ये खाली है बिकॉज उसकी हाइट जो है वो अक्वायर नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज स्टंटिंग। और अंडर वेट में देर इज बोथ प्रॉब्लम्स ओवर देयर, low weight for age, you can see it over here, right? तो उसका जो हाइट है और जो उसका वेट है दोनों ही चीजें जो है वो प्रॉब्लमैटिक। सो आई होप यू गॉट दिस स्लाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ये वाला कंसर्न मौजूद है तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू गेट इनटू द थिंग्स लेटर ऑन। तो अंडरवेट की जब हमने बात की तो अंडरवेट जो है हमारे पास दैट इज बेस्ड ऑन वेट फॉर एज। डेफिनेटली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एमसीक्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं अंडरवेट की बात करूं तो उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो जिस चीज़ पे बेस करता है, और उसके अंदर दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं आपको, स्टंटिंग भी है और वेस्टिंग भी है। लाइक उसने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली, अपनी एज के अकॉर्डिंगली उसने हाइट भी एक्वायर नहीं की है, और उसके बॉडी का जो वेट है वो उतना नहीं जो उस एज के अंदर रिकमेंडेड वेट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आपके पास उस मैग्नीट्यूड को देखने के लिए कि कितनी मैल न्यूट्रिशन जो हुई है वो उस टाइम के दौरान। दीज ऑल आर योर एग्जाम क्वेश्चंस, बिलीव मी, ठीक है ना। अगर आप उसको जी स्कोरिंग जब आप करते हैं उस चार्ट के ऊपर डाल के तो आपको नजर आता है कि अगर उन्होंने कहा कि इफ यू आर सीइंग 2 स्टैंडर्ड बिलो द नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको या मीडियन लाइन जिसे कहते हैं, डब्ल्यूएचओ का चार्ट मौजूद है जो हमने पहले भी दिखाया था, आपको पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ,
तो आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। अब कितनी डिग्री मैल न्यूट्रिशन का शिकार है ये तो डिपेंड करता है कि कितना परसेंटाइल उसका लो हुआ है, ठीक है ना। वो भी हम आगे अपना चार्ट आएगा तो उसके अंदर हम देखते हैं, द चार्ट इज देयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ द पर्सन इज ग्रोइंग, इफ यू फॉलोइंग माय कर्सर यू कैन सी द नॉर्मल लाइन इज देयर, ठीक है ना। उसके बाद जब उसकी सेंटाइल्स गिरना शुरू होते हैं कि वेट भी कम हो रहा है और या उसका जो है वो एज के हिसाब से वेट जो है वो यहाँ पे आप देखते हैं वो गिरना शुरू हो रहा है, तो वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, देखो इस तरह तमाम तक जो है वो प्रॉब्लम्स में जाना शुरू हो। I hope you understand it. Okay. Right. Any questions up till now? G, please. Is there any difficulty in finding out who is stunted, who is wasted, and who is underweight? Fine. Thank you, Aisha. Thank you so much. Okay, let's move on to the another slide, in which you can see there are some children over there. Can you see the picture? G girls, can you see the pictures? Okay, right. उसमें आपको कुछ बच्चे नजर आएंगे। यहाँ पे एक स्कूल यूनिफॉर्म में पिकअप करने की रीजन ये थी कि जब आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो एक क्लास के हैं, तो हमारे माइंड में ये चीज होती है कि देयर मस्ट बी सम हैविंग सिमिलर हाइट, सिमिलर वेट, एक जैसी ग्रोथ के बच्चे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे आपको टॉल नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चे आपको छोटे नजर आ रहे हैं, और दे आर वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म्स, ठीक है। The problem क्या है stunting में? They have failure to achieve expected height and length as compared to the healthy children of the same age, right? Indicator जो है ये linear growth retardation का, that results from the failure of receive adequate nutrition over a long period. Height में कमी हो जाना जो है ना, this is the indicator कि जनाब एक लंबे अरसे से उसको जो है वो अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिली। As far as the weight is somewhat different. वेट जो होता है वो आपकी किस प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है? जी, आपका आंसर रिक्वायर्ड है यहाँ पे। इट शोज व्हाट? अगर वेट में प्रॉब्लम आती है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये आप मुझे बताएं कि अगर वेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या बताता है? एज फार एज हाइट को हमने देखा कि वो तो प्रोलॉन्ग एक मसला होता है, लॉन्ग पीरियड से अच्छा नहीं हुआ या फिर बार बार उस पर इन्फेक्शन होते रहते हैं, ही और शी इज माइट बी नॉट इन द गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। जी प्लीज। आज सब मैल न्यूट्रिशन तो बेटा वेट कम हुआ है ठीक है, लेकिन मैं सोल्यूशन की सडन चेंजेस इन द वेट जैसे होता है, वेट कम हो रहा है तो क्या शो करता है? कैंसर। ओहो, ये डोंट मुझे, देयर इज शुड बी अक्यूट प्रॉब्लम्स, ठीक है। ठीक है, एक्यूट इश्यूज जो होते हैं उसको वेट डिनोट कर रहा होता है। कैंसर भी करता है, लेकिन टीबी भी करता है, लेकिन ये प्रोलॉन्ग उनका एक लंबा फेज चल रहा होता है, वो तो फिर एनोरेक्सिया में चले जाते हैं लोग। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। रिटार्डेशन भी नहीं, नो ओनली ऐसे एक्यूट इश्यूज। जैसे कहा जाता है कि अगर एक बच्चा आपके पास आया है, उसको 4-5 डेज से डायरियल एपिसोड्स आई हैं, तो प्रोबेबली उसने अपनी बॉडी का 7% to 8% जो है वो लॉस कर दिया हो आपके पास आते आते तक, ठीक है ना। तो ये सडन सडन चेंजेस, सडन ड्रॉप्स इन द वेट जो है वो आपको कोई ना कोई एक्यूट इलनेस के बारे में भी बता देते हैं। और जो अगर प्रोलॉन्ग सिचुएशंस में चल रहा है तो डेफिनेटली वो तो क्रॉनिक सिचुएशन में जा रहा है, वो हम देख सकते हैं। लेकिन इफ द पर्सन, जस्ट इमेजिन अ चाइल्ड, उसको अगर अपनी एज के हिसाब से अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलती तो वो अपनी एक अच्छी हाइट एक्वायर नहीं कर सकता।
ठीक है ना। तो ये तो बड़ों में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं एक बार अपनी हाइट एक्वायर कर रही हूँ, फिर हाइट तो छोटी नहीं होती, मैलन्यूट्रिशन हो भी जाए अगर, ठीक है, तब भी इफेक्ट जो आएगा वो वेट के ऊपर ही आएगा। और वही बात कि सस्टेन्ड इनअप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिसेस नहीं, ठीक है ना, कि उनके ऊपर जो मसले हैं वो यही है कि उन्होंने तरीके से जो है वो फीडिंग प्रैक्टिसेस को अप्लाई ना किया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, तो रिजल्ट इन साइकोसोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन पुअर स्कूल। तो स्टंटिंग कब होगी? जाहिर बात है, दिस इज द इशू ऑफ द पीडियाट्रिक लाइफ, जब वो बच्चा है, जब उसने ग्रो करना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर स्लाइड। सो वेस्टिंग, वेस्टिंग में हमने देखा था कि वेस्टिंग जो है वहाँ पे आपको रीसेंट फेलियर टू रिसीव एडेक्वेट न्यूट्रिशन, जिसमें अभी हमने बात की कि वेट का गिरना जो है किसी भी रीसेंट इलनेस की वजह से आपको वो वेस्टेड नजर आ रहा है, ठीक है ना। अक्यूट मेल न्यूट्रिशन भी उसकी जो है वो करंट कैटेगरी है, उसके अंदर दोनों चीज़ें फॉल करेंगी। करंटली अभी वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, या अभी ठीक है कोई ना कोई वेट लॉस उसको हुआ सडनली। जो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, मेरा क्रॉनिक वेट लॉस में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। जो सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, वेरी लो वेट फॉर हाई डिजीज स्कोर 3 -3 ST डेविएशन से कहते हैं, 3 स्टैंडर्ड ग्रेविंग डेविएशन जो होगी वहाँ पे आपको सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन नजर आएगी। और जनाब ये बहुत ज़्यादा अपने साथ जो है वो रिस्क ऑफ डेथ कैरी करता है अंडर 5 years of age, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स ग्रेटर देन अ वेल नरिश्ड। तो पीडियाट्रिक्स में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, they will, if they will go and see the pediatric ऐसे हाउस जॉब जाते हैं, एमओ जाते हैं, जो भी आपको क्या आप चूज करते हैं लाइफ में अपनी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको मेल न्यूट्रिशन के जो केसेस हैं वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली, और वो अपने साथ काफ़ी सारी डिसीजेस का रिस्क लेके आते हैं। राइट, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर स्लाइड। अब सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन जो होती है वो क्या होती है? उन्होंने कहा कि जब बहुत ही ज़्यादा लो वेट फॉर हाइट हो जाए, उसको जी स्कोरिंग पे भी आप देखते हैं, तो जैसे -3 स्टैंडर्ड डेविएशन आप कहते हैं, मिड आर्म सर्कमफेरेंस इफ इट इज लेस देन 115 millimeters एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशनल एडीमा, ठीक है। एडीमा जो है उसका प्रेजेंट होना भी एक साइन है जो आप सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन में देखते हैं, ठीक है। ये भी आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो चांसेस जो है वो यहाँ पे भी बढ़ जाए। अब प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जस्ट लुक अराउंड, ये दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरा फॉलो करते हैं मेरा कर्सर, तो आपको नजर आएगा कि देखिए मार्जिनल एनर्जी है बट इनसफिशिएंट जो है वो उसकी प्रोटीन इनटेक, ठीक है ना, थोड़ी बहुत एनर्जी वहाँ पे मौजूद है। तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे उसकी रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, तो अब उसको क्या होगा, दैट इज क्वाशिको। अगर इनसफिशिएंट प्रोटीन है और एनर्जी इनटेक भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और वेस्टिंग वहाँ पे नज़र आ रही है, तो उसे हम मरासमस कहते हैं। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा उसको इस्तेमाल किया, तो ये आप देखिए। नाउ सी द डिफरेंसेस आर देयर। आपको क्वाशिकोर में और मरासमस में जो क्लियर कट डिफरेंस नज़र आता है, वो एक क्वाशिकोर वाला बच्चा जो है दैट्स ऑलमोस्ट हैविंग अ प्रोटोटल बेली, थोड़ा चबी चबी सा आपको नज़र आ रहा है। as far as the marasmic child is concerned, यहाँ पे आपको प्रोटीन की कंप्लीट डेफिशिएंसी यहाँ नजर आएगी, ठीक है। सो इट इज कॉमन इन इनफेक्ट अंडर 1, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट जो है वो क्वाशिकोर में प्रिजर्व रहता है। ये डिफरेंसेस आपके एग्जाम का पार्ट है और ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फैटी लिवर, रिब्स आर नॉट प्रोमिनेंट, लेथार्जिक नजर आएगा, लेकिन इतना मसला नहीं है जो हम क्वाशिकोर चाइल्ड को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मसल वेस्टिंग है, माइल्ड है या एब्सेंट भी हो सकती है, पुअर एपेटाइट है,
ठीक है, आप उन्हें गुड अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल करते हैं, दैट विल बी ट्राई इम्प्रूविंग देयर बॉडी साइज। लेकिन जो मेरास्मस है वहाँ पे ज़्यादा मसला ये कि एडिमा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, सबक्यूटेनियस फैट जो है वो इस्तेमाल हो चुका है, बॉडी ने उसे यूज़ कर लिया है, अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। और काफ़ी इसकी जो मेंटल कंडीशन होती है अलर्ट इरिटेटेड रहता है, इससे मसल वेस्टिंग है, रैशेस फीडर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको तमाम तर चीज़ें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो यहाँ पे तमाम आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डेफिशिएंट हैं। I hope you have got the all differences between kwashiorkor and marasmus. This is your exam question and this comes in the examination. अब करें क्या हम, solution क्या बनाएं इन तमाम मसलों का? The important thing is that we should talk about the early detection. As early you will detect the problem, you will get into the things on the right time. ठीक है ना, ग्रोथ चार्टिंग आप कीजिए, उसकी जो बॉडी के तमाम तर जो अभी हमने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स देखे थे उनको अप्लाई कीजिए, आर्म सर्कमफेरेंसेस देखिए, ठीक है ना। रिलायबल एस्टिमेशन बॉडी मसल मास करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें इम्पोर्टेंटली सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ रही होती है वो हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है उसको आप जो है वो कवर अप करें विद दैट, ठीक है। उसको आप सप्लीमेंटाइज करेंगे, जो भी उसकी सिचुएशन बनती है तो किसी न किसी तरीके से आप उसको स्पेसिफाइडली जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। जितना अर्ली डायग्नोसिस और जितना अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो कीजिए। और इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम्स तो यू शुड हैव अप्लाई द रिहैबिलिटेशन टेस्ट। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक चार्ट है यहाँ पे, इसको आप देखिए। इस साइकिल के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप देखें कि मेल न्यूट्रिशन में कोई वेस्टिंग की हिस्ट्री आपको मिल रही है तो इस तरह से चीज़ें हो रही है, तो इसमें आपको दोनों तीनों चीज़ों को जोड़ना ज़रूरी है। आपने फैसिलिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट और रूटीन एक्टिव केस फाइंडिंग एंड कम्युनिटी लेवल, आप जितने रूटीनली फाइंड करेंगे और आप उनको ट्रीट करेंगे और कम्युनिटी के अंदर जो है वो उसकी मैनेजमेंट करेंगे, तो इतना ही आपका विशियस सर्कल है to get out from this malnutrition cycle that could be achievable, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपसे कोई चीज़ें पूछी जाती हैं तो सॉल्यूशंस क्या है मेल न्यूट्रिशन को कवर अप करने के लिए कम्युनिटी के अंदर, तो आप ज़रूर इन बातों को वहाँ पे नोटिफाई करें, उनको जो है वो हाईलाइट करें कि इम्पोर्टेंट यही है कि जब हम बात करते हैं कि आप वेस्टिंग या फिर किसी भी बच्चे के अंदर होने वाली माइल्ड टू मॉडरेट चेंजेस को ही अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो किसी भी चीज ग्रेव सिचुएशंस में जाने से पहले, उसे भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से पहले, किसी की लाइफ थ्रेटनिंग जो है सिचुएशंस में जाने से पहले आप उसको जो है वो ट्रीट कर लेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इकोनॉमी के ऊपर भी आप उनके पेरेंट्स की ऊपर भी, बच्चों की हेल्थ जहाँ तक कंसर्न है उसके ऊपर भी, दिस इज नॉट अ जोक, ठीक है ना। थोड़ा सा यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। नाउ कम टू दिस ophthalmia which we have studied in when we were studying our vitamin deficiencies, but यहाँ पे इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न आती हैं, ठीक है। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस के साथ है ये प्रॉब्लम आती है एज अ कंप्लेन। अगर आप देखें तो ड्राई आइज से बात शुरू होकर इट कैन लीड टुवर्ड्स द ब्लाइंडनेस एज वेल, ठीक है ना, ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड फॉल्टी फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड इन्फेक्शंस, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होता है कि बच्चों में जो है वो स्किम्ड मिल्क यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट इज टोटली डिवाइड ऑफ विटामिन ए, राइट। सो सिम्टम्स ऑफ ज़ीरफ्थैल्मिया क्या होते हैं, आपने जैसे देखा
अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था ये विटामिन ई का प्रॉब्लम है, यहाँ मैंने इसकी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं जो है ये विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर्स। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द एक माइल्ड सी इरिटेशन के साथ शुरू होके दैट गोज अप टू द वाइट हॉट स्पॉट्स तक, ठीक है। तो ये ड्राई आइज के या ड्राइनेस के सिम्टम्स हैं। तो नाउ हम देखते हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड कंट्रोल दिस ऑप्थेल्मिया। ये आपने देखा आपके इम्पोर्टेंट है कि दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर इंटेग्रल, ठीक है ना, आपका एक इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर का। और उसमें आपने करने की जो ज़रूरियात हैं वो ये है कि शॉर्ट टर्म एक्शंस हैं, देयर आर सर्टेन मीडियम टर्म एक्शंस और कुछ लॉन्ग टर्म एक्शंस। शॉर्ट टर्म एक्शंस के अंदर आपने क्या करना होता है कि लार्ज डोजेस ऑफ विटामिन ए जो है वो ओरली दी जाती है वनरेबल ग्रुप को। वनरेबल ग्रुप कौन? जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। पीरियोडिक उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है और आप उसके ऊपर पीरियोडिकली उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी लार्ज डोजेस उनको दे रहे हैं ताकि डेफिशिएंसी डेवलप होने ही ना पाए। मीडियम एक्शंस में ऑब्वियसली यही होता है कि यू प्रमोट एंड यू सी द रेगुलर एंड adequate intake of vitamin A fortifications, ठीक है ना। तो आप किस तरीके से उनको रेगुलर और जो है वो एडेक्वेटली जो है वो उनका विटामिन ए इंटेक को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई फूड में आप चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू करवा देते हैं जिनमें विटामिन ए मौजूद हो, या खानों की फोर्टिफिकेशन जिसे कहा जाता है, यानी कि एडअप ऑफ द गुड एलिमेंट, ठीक है। फोर्टिफिकेशन जो है वो एक जो टर्म है वो यही है कि आप उसमें एडअप करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू बेस्ड कोई भी सब्सटेंस, ठीक है। Long term action में what you do, that is the major aim of a reduction of contributing factors। अब इतने सारे factors हैं long term में, तो obviously आप health education पे काम करेंगे, आप उनको पहले से जो है उन चीज़ों के ऊपर workout करेंगे। You will educate the mother on the consumption of right food. For example, if in this case, if you see, you will see the most of the vitamin A rich foods, ठीक है। Promotion of breastfeeding, safe and drinking water, immunization, environmental sanitation, ये सब चीजें। So if you see the nutritional anemia as a disease, so इसमें हो क्या रहा है? Syndrome caused by malnutrition in its white spot। अब आप देखते हैं कि एक्चुअली ये मसला जो शुरू हुआ था मैल न्यूट्रिशन से ही शुरू हुआ था। जैसे जैसे चीज़ें जैसे जैसे आपकी बॉडी में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हुई तो वहाँ से जो है वो तोड़ फोड़ जिसे कहते हैं या तो ब्रेकिंग अप का जो एक सिलसिला है वो शुरू होता है और दैट गोज इनटू द विशियस सर्कल, ठीक है ना। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट है लोअर हो रहा है, ठीक है ना। रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ये तमाम चीज़ें आपको नजर आ रही, राइट। So by far most anemia is established if hemoglobin is below cut of the recommendation of the WHO। अब anemia हम उसको कहाँ पे कह देते हैं, ठीक है। एनीमिया के जो कुछ कट ऑफ पॉइंट्स हैं वो हम देख रहे हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे टैग भी किया है इस स्लाइड को। न्यूट्रिशन एनीमिया आपका एग्जाम का क्वेश्चन डेफिनेटली है। डिटरमिनेंटल फैक्टर्स यही हैं कि जनाब प्रेगनेंसी या इंक्रीज रिस्क ऑफ फीटल और मैटरनल मोबिलिटी, मोर्टेलिटी, अबॉर्शन, प्रीमेच्योर बर्थ, ठीक है, और पीपीएच एलबीडब्ल्यू ये सब जो है वो डिटरमिनेंटल फैक्टर्स में आते हैं। और इन्फेक्शंस भी, ठीक है, जो इस चीज़ को मजीद ग्रेव करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। वर्क कैपेसिटी ऑब्वियसली जो है वो सारे इफेक्ट्स उसमें यही हो रहे हैं कि जब जैसे जैसे वो मदर न्यूट्रिशन एनीमिया का शिकार है फॉर एग्जांपल, तो उसकी प्रेगनेंसी जो है वो भी रिस्क कैरिंग होगी। अब वो अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कंटेंट कम है तो सेलुलर रिस्पॉन्सेज भी उसके अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आजकल की सिचुएशन उठा के देखें तो आजकल भी आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है विच इज़ इम्यूनिटी इन योर बॉडी to fight with the all bacteria and viruses and especially coronavirus, right? So उस पर भी बहुत emphasis आपने सुना होगा
कि आपकी बॉडी के सेलुलर रिस्पॉन्सेज जो हैं, इम्यून फंक्शंस जो हैं, दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आप वर्क कैपेसिटी की बात करें तो सिग्निफिकेंटली क्योंकि एक परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं रहती जितनी एक हेल्दी इंसान कर सकता है। दिस इज ऑलवेज अ लेथार्जिक प्रॉब्लम, दिस इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फटीग इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया, इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स यू कैन ऑब्जर्व अराउंड। सो इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं? Obviously, we will start from the iron and folic acid supplementations. Iron fortification is very important. So you can fortify your foods, your daily routine things which you use in your food. That should be, if it would be iron fortified, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. Nutritional education is very very much important. The interventions में आपने देख लिया कि anemia if it is less than 10 gram per dl, तो आपको high doses iron की जो blood transfusion में भी require हो सकता है at some level. लेकिन if it is between 10 to 12 gram per dl, the other जो interventions हैं that are recommended. ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जो अभी हमने बात की थी, आयरन फोर्टिफिकेशन हो गए, न्यूट्रिशनल एजुकेशन हो. इन केस ऑफ सिवियर एनीमिया we cannot rely on supplementations only. You cannot rely on iron fortifications only, and you cannot rely on educational nutritional education, right? So now come up to the iodine deficiency disorders. ये भी हमने पहले भी देखे थे कि मेजर हेल्थ जो प्रॉब्लम जो है वो उसके साथ आ रहा है. डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज दोनों में ही मसले मसाइल मौजूद है. ये हमने पहले भी चेक किया था, हमने पहले भी जब बात की थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि इसका एक वाइड स्पेक्ट्रम होता है. ठीक है ना, तो जो कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ विद कमेंसिंग फ्रॉम द इंट्रा यूट्राइन लाइफ, अगर किसी बच्चे को जो है वो ड्यूरिंग फीटल लाइफ ही जो है वो डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी का सामना हो जाता है, वो सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स के साथ पैदा होता है और फिर उसकी सोशल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं जो कि अभी हम आगे देखेंगे. वो क्या कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम है, बड़ा स्पेक्ट्रम है इन डिजीजेस का. जैसे आप देखते हैं फीटस अबॉर्शंस है, न्यूनेटल गोइटर है, चाइल्ड और गोइटर में हो सकती है. ठीक है ना, तो गोइटर विद कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं. अब अगर फीटस की आप बात करें तो फीटस में आपको स्टिल बर्थ, कॉन्जेनाइटल एनीमियाज, इंक्रीज पेरिनेटल मोर्टेलिटी, डेमेज, ये सब चीज़ें आपको एट लेवल ऑफ फीटस मिल सकती हैं. ठीक है ना, न्यूनेट में भी ये सब चीज़ें जो है वो न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज मेन कंसर्न. ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है न्यूनेट्स में, इसकी रेगुलर चेकिंग. एंड इफ इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द जनरल प्रैक्टिस के देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा लेथार्जिक है या उसका एफर स्कोर इज नॉट प्रॉपर, तो वहाँ पे फौरी तौर पे आपको उसके थायराइड लेवल्स कराने पड़ते हैं. तो मेंटल रिटार्डेशन जिसे आप कहते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. तो जनाब ये इसकी जो एक पूरी आप देख रहे हो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज जो है ये शुरू होती है फ्रॉम दी यूट्राइन लाइफ, और ये जो है वो अडल्ट तक इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उसको सिवियर आउट हो चुका है. तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे इसको? इसका कंट्रोल प्रोग्राम तो डेफिनेटली जो है वो नेशनल लेवल पे डिज़ाइन किया जाता है. आप आयोडीन सॉल्ट जिसे आपने यूजली प्रैक्टिस देखी होगी घरों में इस्तेमाल होते हुए, आयोडीन मॉनिटरिंग, मैन पावर ट्रेनिंग, मैथ कम्युनिकेशन, तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जिसकी हेल्प से आप जो है वो क्वार्टर को कंट्रोल कर सकते हैं. There is another thing which is endemic fluorescence. I hope you can see the picture which I have shown to you on this slide, जहाँ पे आपको माइल्ड चेंजेस से लेके आपको सिवियर चेंजेस तक दिखाया जा रहा है. तो इसकी लेवल्स क्या है कि अगर कोई 3 to 5 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोरीन से ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर में मौजूद है तो फ्लोरोसिस हो जाता है. ठीक है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लोरीन कंपाउंड्स और मॉटलिंग टीथ से लेके अगर सिवियर हो जाए तो ये कैल्सिफिकेशन ऑफ द लिगामेंट्स तक जा सकता है. टॉक्सिक मैनिफेस्टेशंस में जो आप इसको देखते हैं उसमें आपको डेंटल फ्लोरोसिस, skeletal fluorosis, genioveltum and osteoporosis तक की चीजें मिल रही होती. So this is a wide spectrum of fluorosis as well. ठीक है ना, इंटरवेंशन यही कि आप वाटर सोर्स को चेंज करें, केमिकल ट्रीटमेंट करें, डीफ्लोरिडेशन एक अनदर व्हिच वी हैव स्टडीड इन आवर एनवायरमेंटल लेक्चर, कि हम उसे डीफ्लोरिडाइज करते हैं उस पानी. ठीक है जी, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स
Any questions till now? So letharism is another bigger problem. So in this case, what you see, the disease of human and animals. आप इसे paralyzing disease कहते हैं. Thank you, Misal, for your answer. I really hope to have your answer because यहाँ तक आते आते मुझे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक छोटी छोटी पॉइंट जो मैं आपसे साथ डिस्कस कर सकूं वो आपके माइंड में क्लियर हो, राइट? सो लेट्स सी द पैरालाइजिंग डिजीजेस में क्या हो सकता है. अब पैरालाइजिंग है, आपने नाम इसका शायद पहले कभी सुना हो या नहीं, लेकिन दिस समथिंग अ रेयर थिंग, लेकिन फिर भी दिस इज द प्रॉब्लम. ऐसे एरियाज में जहाँ पे लोगों का ज्यादातर दारोमदार जो है वो खाने का वो पल्सेस के साथ रहता है, ठीक है ना, और लो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में वो लोगों का जो है वो ज्यादातर ये इश्यूज रहते हैं, उनको फेस करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं. चलें, लेट्स सी द टाइप्स अवेलेबल. एक न्यूरोलेथारिज्म होता है, एक ऑस्टियोलेथारिज्म. न्यूरोलेथारिज्म जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो नर्वस सिस्टम को ह्यूमंस में अफेक्ट करेगा, जबकि ऑस्टियो जो है वो बोन्स को अफेक्ट करता है, बट इन एनिमल्स, राइट? सो यहाँ पे आप देखते हैं इसकी जो कॉज है वो क्या है. लेथारिस जो है वो एक स्टेबिलिश होता है, और ये की पल्सेस होती हैं, दालें, उनमें पाया जाता है. इससे टॉक्सिन जो है उसे हम BOAA कहते हैं, जिसे बीटा ऑक्सैलाइल अमाइनो एल्यूमिन भी कहा जाता है. अगर ये लार्ज अमाउंट्स में 2 महीने से ज्यादा के अरसे में खाया जा रहा है तो इट कैन कॉज लेथारिस. थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है. डिजीजेस की कुछ स्टेजेस मौजूद हैं, जैसे लेटेंट, नो स्टिक, 1 स्टिक, 2 स्टिक एंड क्रॉलर स्टेज के ऊपर वो चला जाता है, ठीक है. तो वो हम देखते हैं अभी कैसे हो रहा है. पिक्चर में आपको भी नजर आ रहा होगा यहाँ पे देयर इज सम प्रॉब्लम, और उसमें स्टिक भी अभी एरिया है. मैं आगे आपको दिखाती हूँ. इंटरवेंशंस क्या है. आप विटामिन सी के साथ इसकी प्रोफाइलेक्सिस बहुत जरूरी है. ऐसी क्रॉप्स के ऊपर आप बैन कर दें जहाँ पे टॉक्सिन्स पाया जाता है, उस टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है. एजुकेशन यहाँ पे क्या, किस तरह की एजुकेशन जरूरी होगी. राइट, सॉरी, मैं आपकी ये चैट मैंने फॉलो नहीं की, एक सेकंड. जी हाँ, सम एसोसिएशन विद malnutrition, yes, obviously for which thing we are इसको हम यहाँ पे जो है वो हमने इसको अपना इसका पार्ट बनाया, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्यों, क्योंकि देयर इज समथिंग कनेक्शन विद द फूड, ठीक है. अभी मैंने बताया कि पल्सेस के साथ जो है वो इसकी प्रॉब्लम बन गई है. तो वही हम जब कोई टॉक्सिन्स उसमें लॉन्ग अरसे के लिए उसको खाएंगे तो दैट वी कैन डेवलप दिस, ठीक है. तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक चेंज की जो हमने बात की थी वो इसीलिए. हाँ, यस, एग्जैक्टली मिसाल बिल्कुल ठीक. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन फैक्टर्स इन सिलेक्टेड डिजीजेस, यस, एंड क्वांटिटी डज मैटर डेफिनेटली. वही मैंने बात की थी कि या तो डेफिशिएंसी कैन डू द डिफिकल्ट थिंग्स, ठीक है ना. डेफिशिएंसी भी है तो वो भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, किसी चीज की एक्सेस भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, ठीक है. तो अब हम आ गए अपने न्यूट्रिशन फैक्टर्स इन सिलेक्टेड डिजीजेस. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपके काम भी इस तरह से आने वाला है कि रोजमर्रा की लाइफ में आपको अपने वैसे भी इसके साथ इंटरेक्शन रहता है, और फिर एज सून एज यू विल स्टार्ट सीइंग योर पेशेंट्स, वहाँ पे भी आपको इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी. अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी फूड के साथ रिलेटेड हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाने वाली चीज़ें, ठीक है ना. हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, the lack of exercise, the lack of physical activity can lead to the cardiovascular diseases. Importantly, कौन, कोलेस्ट्रॉल एंड LDLs, ठीक है. जितना ज़्यादा LDL होगा उतना ज़्यादा टिश्यूज के अंदर कोलेस्ट्रॉल और वेस्कुलर सिस्टम में एक्यूमुलेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, जबकि HDL जो है दैट इज अ फंक्शन इन द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द सेल्स. ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होता है अगेंस्ट
CH3। तो हमेशा याद रखिएगा कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो है वो एक्सेस में हो तो दे कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द वेस्कुलर सिस्टम। तो जनाब मसला होता क्या है, एक आपकी हैबिचुअल डाइट है, आपको पसंद है कि आप बहुत ज़्यादा फ्राइड, आप बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल टाइप ऑफ डाइट पसंद करते हैं, आप वो खाते जाते हैं, आपकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं और फिर कोरोनरी हार्ट का जो है वो उसके साथ खतरा जो है वो इज लॉन्ग एज इन द सर्कल इज गोइंग ऑन, आप देख सकते हैं कि ये भी एक विशियस सर्कल है। ठीक है ना। तो ये जो आपकी हैबिट्स हैं, आपने अगर इसी लेवल पे अपने आप को कंट्रोल कर लिया और आपने अपने पेशेंट की ये हैबिट्स मॉडिफाई कर दी, आप बिलीव करें मैंने एक सेइंग कहीं पढ़ी थी कि दिस इज मोर इजियर टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम एनीथिंग रादर देन देयर फूड हैबिट्स। ठीक है ना। आप किसी भी चीज से उनके माइंड को चेंज कर सकते हैं, एट लेवल यू विल अचीव द सर्टेन रिजल्ट्स, बट उनकी हैबिचुअल जो इंसान की डाइटरी हैबिट्स होती हैं उनको चेंज करना जो है वो टफेस्ट टारगेट कहा जाता है, जिसकी वजह से भी आजकल आप एक इम्पॉर्टेंट चीज ये देखते आ रहे हैं कि लोग डाइट कंट्रोल पे जाते हैं और फिर दे वापस दे रिटर्न टू बैक देयर नॉर्मल हैबिचुअल फूड्स जो वो खाते थे या जो उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया हुआ था। तो हमें सोचने की जरूरत है। तो इम्पोर्टेंट क्या है जनाब, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये जो है ना ये आपकी बॉडी में मौजूद है। ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं जैसे लिनोलेक या एराकिडोनिक एसिड जो होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन, तो ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकने के लिए काम करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो आपकी बॉडी के अंदर होने वाली चेंजेस हैं, इसको जो पूरी एक साइकिल गवर्न कर रही है, उसको अभी हम और मजीद देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसकी डिटेल देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है ना। जो रिसेंट रिसर्चेस जो है उन्होंने इंडिकेट किया है कि एराकिडोनिक एसिड जो है वो मेटाबोलाइज होता है वेस्कुलर एंडोथेलियम में, और उसके दो इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिसे आपने फार्मा में भी पढ़ा होगा, वैसे भी आपने साइकिल को तो अपनी पैथोलॉजी की साइकिल्स में भी जरूर देखा होगा। लेकिन एराकिडोनिक एसिड जब मेटाबोलाइज होता है तो प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन बनते हैं, दो कंपाउंड्स बनते हैं, इफेक्ट एक दूसरे के आप ऑपोजिटली वो काम करके आपकी साइकिल को जो है वो बैलेंस में चला रहे हैं। लेकिन एक जो है वो अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंट्रोड्यूस करता है जैसे थ्रोम्बोक्सिन, दूसरा जो है वो इनहिबिट करता है, तो इसका मतलब ये साइकिल बड़ा अच्छा सा चल रहा है बॉडी। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो ऑब्वियसली देयर इज चांसेस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, दैट यूजुअली अकर। आप इस लेआउट को देखिए जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आपकी जो है वो एराकिडोनिक एसिड जो है वो उसके मेटाबोलाइट्स बनना शुरू होते हैं, और फिर लाइटली अगर आप उसको नीचे देखते हैं तो प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन हो जाके ब्रेक कर रहा हो। तो कहीं पे उसने प्लेटलेट एग्रीगेशन को जो है वो इन्हांस कराना है। ठीक है। और प्रोस्टासाइक्लिन ने प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकना है। अब होगा क्या, ठीक है ना। एडिशनल फैक्टर्स में अगर आप देखें कि ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, इवन स्लाइट इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्राइग्लिसराइड जो है वो बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है, और उनकी जो जितनी ज्यादा उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, यानी कि जितना ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा उतने चांसेस हैं कि डेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। एडिशनल फैक्टर में कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा, अगर वो कॉम्प्लेक्स वाले खाए जाते हैं तो डिक्रीज हो सकता है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांस कम हो जाए, ये भी आपका एमसीक्यू पॉइंट है। ठीक है ना। लेकिन जो रिफाइंड किस्म का है, जो वाइट फ्लावर है, या जो इंस्टेंट कार्ब्स जिसे आप कहते हैं, ये सब हैजर्डस है बॉडी के लिए। ठीक है। और इसकी भी जो अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो कंसिस्टेंट कोरिलेशन यू रिक्वायर द डाइटरी सोडियम इनटेक एंड इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हाँ जी मोहम्मद अली आपने पूछा, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जिन्हें आप कहते हैं कि अगर आप देखें जिसे आप उर्दू में आई थिंक जिसे आप वैसे तो होल व्हीट जिसे कहा जाता है या ब्रांड जिसे कहा जाता है, तो उसे आप मेरा ख्याल है चक्की का आटा जिसे आप कहते हैं, या ब्राउन ब्राउन ब्रेड से बन रही होती है। ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में उनकी हेडिंग्स के अंदर आ रहा होता है। राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे हमेशा ये बताया जा रहा होता है कि कीप ऑन अवे फ्रॉम द रिफाइंड। ठीक है ना। Good.
तो रिफाइंड फूड से मैंने आपको बताया था जो जितनी भी चीजें आपकी वाइट, जिसे आप कहते हैं, या वाइट फ्लावर जिसे आप कहते हैं, which is being used in the cake making, ठीक है, the cupcakes making and the pizza making and like most of the bakery items, they have been like baked with the white flour, which is not good for the health. So let's come up to the diabetes. Diabetes में भी आप देखते हैं कि impaired glucose metabolism है, accelerated utilization of energy from the fat and stores, ठीक है. अब impaired glucose metabolism, इसका मतलब है कि बॉडी को जब ग्लूकोज नहीं मिलता तो वो आपकी बॉडी से जो फैट है वो उसको ब्रेक करना शुरू करेगी, कीटोन बॉडीज बनाना शुरू करेगी, और अल्टीमेटली यू विल सी कीटोएसिडोसिस एंड डायबिटिक कोमा. Malnutrition related diabetes has recently attracted the attraction. ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें अब होने लगी हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि ये जो बॉडी के अंदर होने वाली कमियां हैं, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने. मिसाल पोटैटोज जो आप यहाँ पे आपने बात की है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, इनके अंदर भी थोड़ी सी डिफरेंशिएशन ये होती है कि जो फ्राइड पोटैटोज हैं, यू नीड टू अवॉइड देम रादर देन you can have the baked ones. These are the really good for the health. Brown rice, you say, corn, complex carbs, ठीक है. एंड जहाँ तक ज़्यादातर बात होती है यहाँ पे, द मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो आपका जो वो होल व्हीट है, दैट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट. और जिसके साथ आप ज़्यादा सा, जिसके अंदर जो है वो हस्क को भी इन्वॉल्व किया जा रहा होता है, ठीक है ना, जितना ज़्यादा उसके अंदर चोकर होता है, ये सब चीज़ें जो हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलें जी, हम यहाँ पे देख रहे थे प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो भी कुछ इस पैथोजेनेसिस में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है. और साथ साथ जो है वो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज आल्सो द प्रोमोटिंग द डिजीज बाय डैमेजिंग एंड पैनक्रियाज एंड लिवर, ठीक है. तो ये सब डायबिटीज मेलाइटिस में काफ़ी अट्रैक्शन का जो है वो सबब बन रहा है कि इसमें क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. नाउ सी द कैंसर. कैंसर भी ये वही प्रॉब्लम है जो कि 80% तो जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन कुछ डाइटरी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व करते हैं, जो कि जैसे आपने देखा कुछ डाइटरी फैट जितना ज़्यादा होता है दैट इज एसोसिएटेड विद कोलोन कैंसर, ठीक है. ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी एसोसिएटेड है. अब डाइटरी फाइबर, जो अभी आपने मुझसे बात की पूछी थी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की, तो डाइटरी फाइबर अगर कम है तो वहाँ पे भी कोलोन का जो कैंसर है उसका रिस्क जो है वो बढ़ता है, ठीक है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर डाइटरी फाइबर जो है वो कोई अच्छा खाता है तो कोलोन कैंसर का रिस्क जो है वो कम है, और अगर डाइटरी फाइबर नहीं कोई अच्छा खाता तो देयर इज मच मोर प्रॉब्लम कि वहाँ पे उसको ये चीजें हो सकती है, ठीक है जी. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी अगर आप देखें तो माइक्रो में भी विटामिन जो है वो सी के साथ कहा जाता है, ठीक है, कनेक्शंस हैं. और विटामिन जो है वो लो इनटेक, उसका कहीं ना कहीं जो है वो विटामिन ए को कहा जाता है कि उसका लो इनटेक है, तो वो लंग कैंसर के अंदर जो है वो ये लंग की प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो एसोसिएट कर रही है चीज़ें. फूड एडिक्टिव्स और कंटेमिनेंट, जो जिसे आप कंटेमिनेंट्स कहते हैं, यानी कि जो फूड में डाले जाने वाले चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल फॉर एडिक्टिव्स में तो ये है कि जिन्हें आप टेस्ट इन्हांसर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो वो भी प्रिजर्वेटिव्स हो गए, कोई फूड प्रोसेसिंग की चीज़ें हो गई, ठीक है ना. कंटेमिनेंट्स जो उसके अंदर आपने मसाला जात डाले जाते हैं वो भी जो है वो एक लेवल पे जाके कार्सिनोजेनिक मेटाबोलाइट्स में टूट रहे होते हैं, विच इज इम्पोर्टेंटली द एफ्लाटॉक्सिन. ये भी आपका एग्जाम क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें इस तरीके से पूछी जाती हैं. और आपको जानते हैं जैसे अल्कोहल इज रिलेटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ लिवर कैंसर, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. मैंने इसे टैग भी किया है, और तो आप ये प्रॉब्लम्स देख भी रहे हैं. तो अभी तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन डिस्कस विद मी. सो यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो ज़रा से चाहूँगी कि मेरी कुछ इम्पोर्टेंट क्लास स्लाइड्स हैं, इनको आप गौर से देखिए. तो ये एक रिसर्च है जिसे मैंने पिक आउट किया है फ्रॉम साइंस डायरेक्ट. तो हेल्थ इश्यूज इन पाकिस्तान आर इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग स्टेज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. जो बात हमने अब तक अपने आप को बिल्टअप किया है, हम यहाँ तक लेके आए हैं चीज़ों को,
तो जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज आप देख रहे हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का जो कंसर्न हेल्थ के साथ बन रहा है, तो पाकिस्तान में उसकी काफी ज्यादा इम्पैक्ट मौजूद है। इसी पब्लिश पेपर का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे मौजूद है आपके सामने, कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, ओवर या अंडर मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये अंडर न्यूट्रिशन जिसे आप कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, ये तमाम चीजें आपकी स्टेट के ऊपर, आपकी कंट्री के ऊपर जो है वो डिजीज बर्डन ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान जो है वो इन तमाम चीजों में इंक्रीजिंग अलार्मिंग सिचुएशंस पर है, जैसे हम बहुत सारी सिचुएशंस में जो है वो अलार्मिंग स्टेज पर ही मौजूद है। ठीक है जी, the issues are causing new types of diseases which are difficult to cure। ठीक है, आपके फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है, आपके पास इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी खराब हैं कि आप उनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एंड लेटर ऑन यू कैन सी द मैल न्यूट्रिशन, अदर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स जो हैं, तमाम हेल्थ इश्यूज जो है वो मल्टी सेक्टोरियल्स हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, then they arise from the micronutrients, protein, energy deficiencies, obesity, weight, overweight होना, ये तमाम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का वर्कलोड जो है that has been increased in our settings as well। ठीक है ना, on obviously on alarming side, poor diets, poor quality food, low physical activities, ये तमाम contributing factors हैं। ये देखिए, ये जो एक्सट्रैक्ट है इस पेपर का, this is the whole about। हम चीजों को पढ़ते रहते हैं, उसमें ये होता है, उसको खाने से ये हो जाता है, उसको खाने से वो हो जाता है। एक्चुअली जो हमारे सोचने की बातें हैं वो ये वाली बात है, जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो कैसे रही है, इफ वी आर नॉट वर्किंग ऑन द कल्प्रिट्स, हाउ कैन यू थिंक दैट वी विल फाइंड द सोल्यूशन। ठीक है, जिस तरह आप मेरी इस टैगलाइन में भी देख सकते हो कि प्रॉब्लम्स अगर आपकी राइट वर्ड को जा रही होती हैं या लेफ्ट वर्ड को जा रही होती हैं, तो जो सोल्यूशन है वो हमेशा राइट वर्ड को जा रहे होते हैं। देयर इज अ डिफिकल्ट थॉट साइड, यानी कि अगर इस तरफ जाते जाते आपको प्रॉब्लम्स का सामना होता है, तो आपको उल्टा और रिवर्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा आपको अपने सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। तो इम्पोर्टेंट मैसेज मेरा यही है कि हमें प्रॉब्लम्स को सोचना है, समझना है, लेकिन मजीद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। हमें वी नीड टू बी ए गुड थिंकर। नेसेसरी ये है कि हमें उसके सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, हमें उसके बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम का इनिशिएटिव जो है ये इनिशिएट हुई कहाँ से है, ये इनिशिएटिव फैक्टर इसका क्या था। ठीक है ना, तो जो हमारे यहाँ लैकिंग है वो पॉलिसी डेवलपमेंट पे है या गवर्नमेंट लेवल पे है, या आपके घर में जो गवर्नमेंट चल रही है। अगर किसी बच्चे को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और उसके घर में जो गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट कहा जाता है कि जो भी होल्डिंग कमांड है, मदर है, फादर है, जो भी, तो दे नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर ओन जनरेशन। इसी तरह आपके जो दूसरे लोग हैं, उनको जो है ये इम्पोर्टेंट है कि वो लोग जो है वो करें। Right? So this is the important part. So you need to be the part of the solution. You need to you not be the problem maker anymore in the life. So you have to be the part of the solution. You have to work for the solution. You have to think out for the solutions. Right? So this is the way you find out the solution. जो हमारा इससे कंटिन्यूटी में नेक्स्ट लेक्चर होगा, वी विल ट्राई टू मोर टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। अभी तक हमने तमाम तर प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस किया है, उनको हमने हर लेवल पे डिस्कस किया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी बात की है। जो आज आपने मुझसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सवाल किया है, ये मैंने आपको अपनी स्लाइड्स में इनकी पिक्चर्स भी दिखाई हैं, इनके ऊपर मैंने आपसे बात भी की है। डाइटरी फाइबर पे भी मैंने आपसे पूरी बात की है, उसके सोर्सेज पे भी बात की है। मैंने ये भी बताया है कि उनके होने से क्या फर्क पड़ता है और उनके ना होने से किन किन डिजीजेस के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है ना, तो काइंडली पिक आउट योर बुक्स एंड गो बैक टू द टॉपिक, उसको देखें, उसके अंदर से सोचें कि क्या उसके अंदर हो सकता है। दिस इज द एक्चुअल थिंग व्हाट आई नीड टू डेवलप, कि आप उस प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम लेना सीखें, उसके बारे में बैकग्राउंड अपना सोचना सीखें। ठीक है, ये बात हुई है तो क्यों हुई है और उसके सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस।
I request to the people that if they gonna start my lecture a bit earlier so we can develop something. So, any questions? Thank you, Misal. बट मुझे खुशी होगी कि आप लोगों की तरफ से कोई ना कोई क्वेश्चंस आते रहें ताकि हम आपको डायरेक्ट करते रहें कि आपने कहाँ पे वापस जाना है और कहाँ पे दोबारा उन चीज़ों को री इन्वेस्टिगेट करना है, दोबारा से देखना है. ठीक है. So, what is your upcoming test in community medicine? Which topic are you going to have you are going to get prepared? G. MCH and family planning. All right. Okay. Right. Next community test. Okay, fine. ठीक है, ठीक है. MCH and family planning. उसके अंदर भी आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर आपने फोकस करना है. ठीक है ना. तो जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं उनको आप लेआउट बनाएं, उनको जो है वो मेन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उनके सॉल्यूशंस पे ज़रूर गौर कीजिए. ठीक है ना. तो जो क्वेश्चंस आपके डेवलप किए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं उनका मेन कंसर्न यही होता है कि वो आपसे यही आइडियोलॉजी जो है वो देखना चाहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम जो है वो किस लेवल पे आ रही है. We have some minutes left. If anybody has any questions, you guys are most welcome. Gee, I'm really much into the. I would really like कि अगर आपके कोई सवालात इस तरह के आ सकते हैं तो. जी please. We have almost 5 minutes left. Um, I used to request if the time is there, I used to start a bit earlier to make yourself comfortable and myself comfortable with the topic so we can have a good amount of time and good ample time that and we can discuss and if we can have any suggestions, any topic, any feedbacks, these are most welcome from your side. तो आप प्लीज डिस्कस किया करें. Or which I'm seeing that there are certain people who are like being awake during the lectures. Why is this the regular practice of your class? जी कोई अडप करना चाहेगा? Why it is being the like regular practice of your class? Why the most of the people are not available? Hmm? And why there are always lesser people available in the start of the lecture and why they are getting increased by the end of the lecture. हाँ जी. आई थिंक जो जाग रहे थे वो भी सो गए.
जी, we have last 3 minutes left, probably 3 or 2. Yes. Okay. Would please be realistic, be honest in your answers. Yeah, I'm asking about why certain people that are very limited, only 1 or 2%, they usually answer the questions. Why this is being the regular practice of this class? Why? Hmm. Yes, you're right. Right. So let's good luck for your test. And this is important to impart your presence. ठीक है ना? ठीक है ना? So otherwise there is no need of being present over here. क्या ख्याल है आपका? Is this I'm right or wrong? I can count those students, and I up till now I obviously remember your names. मुझे याद रहता है कि आप कौन कौन लोग जो हो अवेलेबल होते हो और कौन कौन लोग जो हो वो आंसर करते हो, isn't it? मैं आपका नाम लेके आपको जवाब दे रही होती हूँ. क्या ख्याल है? Things are like that. Okay, so it's 11 o'clock. Your next presenter would be there. ठीक है ना? So it's time to say you goodbye, and I'm just waiting for another one has to become here ताकि मैं देख सकूं. Thank you, Visan. Allah Hafiz to all of you. Thank you, Mariam. Take care of good yourself.